चलो अभी बस चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 10 वे ऑप्टिक्स, राइट। देखो भाई, वे ऑप्टिक्स में क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए वे ऑप्टिक्स में क्या, वेव। ठीक है, वेव फ्रंट एक ऐसा प्लेन है जिसमें क्या खास बात होती है, फेज कांस्टेंट होता है। वेव फ्रंट एक ऐसा प्लेन है जिसमें सारे पार्टिकल सेम फेज में। सही बात बोली। अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे कैसा वेव फ्रंट निकलेगा, पॉइंट सोर्स का मैं बल्ब सोच रहा हूँ तो स्फेरिकल। सही बात है ना। दूसरा, अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल सोर्स है जैसे ट्यूबलाइट हो, ट्यूबलाइट मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिलेंड्रिकल सोर्स। तो अगर हमारे पास एक ट्यूबलाइट है तो इससे जो वेव फ्रंट होगा कैसा होना चाहिए, मुझे तो सिलेंड्रिकल लग रहा है। बताओ भाई, ट्यूबलाइट लीनियर सोर्स है क्या, ठीक है ना। तो अगर लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। सोच लो, लीनियर सोर्स का मतलब मैं वायर जैसा बोल रहा हूँ, राइट। वायर भी सिलेंडर है बट उसकी रेडियस बहुत कम है क्या। लीनियर सोर्स का मतलब एक ऐसा सिलेंडर जिसकी रेडियस बहुत कम है, तो उससे जो लाइट आएगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। सही बात है। थर्ड केस, सोर्स कहां पर है, इन्फिनिटी, बहुत दूर है मतलब। तो अगर सोर्स बहुत दूर है तो क्या रेस पैरेलल है, और अगर रेस पैरेलल है तो वेव फ्रंट हमारा कैसा हुआ, प्लेन। तो सोर्स एट इन्फिनिटी का मतलब है वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन। अजीब है या लॉजिकल लगा, सही ना। अब इस डायग्राम से मुझे एक बात और सीखने को मिलती है कि जो हमारी रेज हैं क्या वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हैं। देख लो, मैंने बोला रेज एंड वेव फ्रंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट रेज ऑलवेज टेक इक्वल टाइम। देख लो, क्या मैंने वेव फ्रंट 1 और वेव फ्रंट 2 के बीच में 3 रेज बनाई है, देखो डायग्राम को, और उन तीनों रेज के लिए मैंने टाइम कितना लिखा है, टी नॉट टी नॉट टी नॉट। सो टाइम इज सेम फॉर ऑल रेज मूविंग फ्रॉम गिवन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट। सही बात है ना। अब इसके देखो एप्लीकेशन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसा पूछ सकता है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है, हमने को क्या करा, सोर्स को रख दिया कहां पर, फोकस पर। तो फोकस से जो आएंगी रेज क्या लेंस से वो पैरेलल हो जाएंगी, सबको पता है। तो ये मैंने क्या ड्रॉ करी, रेज। अब इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल डाइवर्जेंट इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। और इमर्जेंट कैसा बनेगा, प्लेन वेव। एग्जाम में ड्रॉ करने को आता है। तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं मिरर का। सही है, कौन सा मिरर बनाया, कॉनकेव। देखा, रेज आ रही है इनफाइनाइट से, तो क्या ये रेज रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पे आना चाहेंगी, बताओ भाई सब लोग। तो मुझे वेव फ्रंट कैसा दिख रहा है, इंसिडेंट प्लेन दिख रहा है तुम लोगों को, और बाद में कैसा हो गया, स्फेरिकल कन्वर्जिंग। सोच लो, सही है। एक और एग्जांपल दे देता हूं प्रिज्म का, मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी टच कर रहा हूँ। एक लेंस उठा लिया, एक मिरर उठा लिया, अब क्या उठाया मैंने, प्रिज्म। क्या सबको रेज दिख रही है आते हुए, देख लू, और जाते हुए दिख रही है। अब मैंने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा क्या, सही है। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था रेज एंड वेव फ्रंट आर ऑलवेज perpendicular. So what is one in this diagram? One is incident wavefront, right? And what is two? Emergent और refracted wave. तो बना पाओगे डायग्राम एग्जाम में ना ये, ठीक है। आई होप वेवफ्रंट का थोड़ा आइडिया लग गया। अगर मैं पूछता हूँ फेज डिफरेंस कितना है, तो 0, क्योंकि वेवफ्रंट में सारे सेम फेज में होते हैं, ठीक बात है। अब इसमें क्या आता है, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, सब लोग ध्यान से देखना। ह्यूजेंस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान सुनना। ये हमारा क्या है, एस
सोर्स, ठीक है, एस हमारा कौन है, सोर्स। उसके पास एक ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट, इसका नाम क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। सही है, तो जो वेव फ्रंट मुझे ऑलरेडी नोन है या गिवन है उसका नाम क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक, इस प्राइमरी वेव फ्रंट में S1, S2, S3, S4, S5 ये क्या है, सेकेंडरी सोर्स। ध्यान दिया, गिवन वेव फ्रंट का नाम मैंने बोला प्राइमरी वेव फ्रंट है, उसमें जो भी सोर्सेज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स। उन सेकेंडरी सोर्स से क्या निकल रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ध्यान दिया, जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं उनसे जो डिस्टरबेंस निकलता है उनका नाम हमने बोला सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है ना, देख लू, ठीक है। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ हमने एक और प्लेन बना दिया, क्या दिख रहा है सबको, जो नया हमारे पास प्लेन बना इसका नाम क्या है, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है क्या वो टेंजेंशियल है, ऐसा देखो ये मैंने आर्क लगा दिया है क्या, तो इस आर्क की जो रेडियस होगी वो होगी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जिस वेव से ये वेवलेट चल रही है उसकी स्पीड को मैंने v बोला है और एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम ले लिया टाउ। तो क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वैसे इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो जाना चाहिए था, सही बात है ना। क्या इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेवफ्रंट होना चाहिए था, होना चाहिए था, नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ड्रॉबैक। ध्यान दिया, एग्जाम में पूछ सकता है ड्रॉबैक ऑफ ह्यूगेंस। तो ड्रॉबैक ऑफ ह्यूगेंस में क्या बोलोगे, नो बैकवर्ड वेव फ्रंट, बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वेव फ्रंट नहीं होता। उसका रीजन इन्होंने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज मैक्सिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कितना है 2a एंड 0 इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सोच लो आराम से। इसका जो हमारी सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स क्या पहले समझ में आया, जो गिवन वेव फ्रंट है दैट इज प्राइमरी वेव फ्रंट, उस वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लाइट निकाल रहे हैं, उन पॉइंट्स को हम सोर्स बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स। उन सेकेंडरी सोर्स से जो डिस्टर्बेंस निकलता है उनका नाम है सेकेंडरी वेवलेट्स। उन सेकेंडरी वेवलेट्स को टच करता हुआ एक नया प्लेन बना रहे हैं लेटर टाइम पर, उस वेव फ्रंट का नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट। जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है उनकी खास बात होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड उनका 2a होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में 0। ठीक बात है ना, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। अब इस पे देखो एग्जाम में क्या आ सकता है 3 मार्क्स में, मुझे लगता है तुम लोग पता होना चाहिए डेरिवेशन किसकी, रिफ्रैक्शन की और रिफ्लेक्शन की, 3 मार्क्स के हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, देखना ध्यान से क्या बताना चाह रहा हूं। क्या ये लाइट जा रही है, यहां से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, तो 1 मेरा कौन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। सोच लो सब लोग, सही है, लाइट सीधी जाएगी या थोड़ा बेंड होगी, देख लो, सही। मैं अज्यूम कर रहा हूँ लाइट कहाँ से जा रही है, एयर से ग्लास, यानी इसके 2 केस बनेंगे क्या, एक रेयर टू डेंसर और एक, तो डेंसर टू रेयर तुम्हें खुद से ट्राई करना चाहिए, रेयर टू डेंसर मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा क्या, तो 2 कौन है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सही बात है। क्या सबको एंगल आई दिख रहा है, ध्यान से देख लूं, एंगल आर दिख रहा है, ए बी डी ई दिख रहा है। साइन आई मुझे क्या लग रहा है, बी डी अपॉन ए डी। साइन आर मुझे क्या लग रहा है, साइन आर होगा ए ई, बेटा कैमरा ऑफ करो अपना, ए ई अपॉन ए डी, सही बात है ना, डिवाइड कर दिया।
AD से AD गया, क्या BD डिस्टेंस है ना? यहाँ पे ये वेव चल रही है क्या? देखा सबको? ऐसे वेव जा रही, तो डिस्टेंस को क्या मैं स्पीड इनटू टाइम कहूंगा? और AE क्या ये भी वेव है? तो इसको भी स्पीड इनटू टाइम कहूंगा। टाइम सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्योंकि मैंने बोला था एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का टाइम सेम है। तो क्या ये V1/V2 हो गया? बताओ भाई, यहां तक की बात समझ में आई? सही है। अब μ1 का मतलब क्या होता है? C/V1। μ2 का मतलब क्या होता है? C/V2। डिवाइड कर दो, तो क्या V2/V1 आ गया, है ना? तो मैं V1/V2 को क्या कह सकता हूँ? μ2/μ1, मतलब 1 μ2। क्या यही स्नेल्स लॉ है? सही ना? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आती है एग्जाम में प्रूव करने को, शो दैट फोकल लेंथ इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो इसका मतलब मैं दिखाना, जो वेव्स चल रही हैं इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है या अलग है? कैसे दिखाऊंगा देखना। BD क्या है? λ1 है क्या, जिसको मैं लिखूंगा स्पीड इनटू टाइम। AE क्या है हमारा? λ2 विच इज स्पीड इनटू टाइम। डिवाइड कर दिया, सही है? सही है। λ1/λ2। क्या मैं V को F लैम्डा कह सकता हूँ? बताओ भाई। तो V1 को लिख दिया F1 λ1, V2 को क्या लिख दिया F2 λ2। λ1 से λ1 गया, λ2 से λ2 गया, तो क्या मेरा F1 इक्वल टू F2 आ गया? इसका मतलब फोकल फ्रिक्वेंसी सेम है या बदल गई? सेम। ये आता है एग्जाम में। ठीक बात है ना? आई उसको क्लियर लगा? एग्जाम में आएगा या तो रिफ्रैक्शन आएगा या रिफ्लेक्शन आएगा। तो रिफ्लेक्शन का भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। रिफ्लेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? प्लेन मिरर पे रेज फॉल कराते हैं, राइट? मैं आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान से देख लो, इनके डेरिवेशंस डन करो। क्या ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है? सही है। तो मेरा डायग्राम एनसीईआरटी डायग्राम से थोड़ा अलग चलता है, ध्यान से देखना। 1 कौन है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। 2 कौन है? मार्जिन वेव फ्रंट। 2 रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सही ना? ट्रायंगल ABC दिख रहा है एंड ट्रायंगल DBC दिख रहा है। एंगल A और एंगल D में क्या खास बात है? तो इक्वल है क्या? देख लो ध्यान से। सही ना? सही है। AD किसके इक्वल है? स्पीड इनटू टाइम। AD सॉरी AD नहीं, BD दिख रहा है सबको? दोबारा लिखता हूं, मतलब मैं इस पार्ट को देख रहा हूं। BD दिख रहा है? BD इज स्पीड इनटू टाइम। और AC दिख रहा है? स्पीड इनटू टाइम। सही। स्पीड सेम है या अलग है? सेम है। मीडियम तो बदला नहीं, तो स्पीड तो सेम होगी। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? BD और AC भी क्या है? और BC कॉमन है क्या? तो बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहा हूँ क्या? नॉर्मल दिखा? आई दिखा? देख लो ध्यान से। नॉर्मल R R। अगर ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल I और R क्या होने चाहिए? इक्वल। यही करना चाह रहे थे हम। सही है। अब इसके बाद आता है कोहेरेंट सोर्सेस क्या है। इसका मतलब अब मेन पार्ट स्टार्ट हुआ, ध्यान सुनना। तो कोहेरेंट सोर्सेस सुनते मेरे दिमाग में एक पिक्चर आती है, एक वॉल है और यहाँ पे हमने 2 स्लिट्स बना दिए क्या, और इस स्लिट के पीछे हमने क्या कर दिया? एक बल्ब लगा दिया। तो क्या बल्ब से लाइट ऐसे स्प्रेड होगी? क्या वो लाइट S1 से बाहर आएगी? क्या S2 से भी बाहर आएगी? S1 S2 से आने वाली लाइट अलग लाइट है या एक्चुअली सेम ही लाइट है? तो कोहेरेंट सोर्स सुनते ही मुझे समझ में आता है 2 वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड सेम, एंड फेज डिफरेंस सेम या कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए।
अगर ऐसा है तो उन सोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेस। लॉजिकल लगा। फिर इसके बाद मेरे दिमाग में आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, ये कहता है दो वेव्स आ रही, एक वेव है y1, दूसरी वेव कौन है y2, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी क्या वो y1 प्लस y2 का वेक्टर सम होगी। सही बात है ना, सोच लो। ठीक है, फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास y1 है a cos ओमेगा t और y2 है b cos ओमेगा t प्लस 5, तो वेक्टर्स कहता है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। सही ना। और आई इंटेंसिटी रिजल्टेंट होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। सही। जनरली हम I1 और I2 को इक्वल मान लेते हैं क्या, ध्यान दिया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम इनको क्या मान लेते हैं, इक्वल। तो इसकी एक डेरिवेशन है I रिजल्टेंट इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, जो सबको अच्छे से आनी चाहिए। आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो बुक से देख के 3-3 4-4 बार लिखो। सही है। फिर एक फॉर्मूला मैं चाहता हूँ याद रखो, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5/2 पाई। वेरी गुड। डेल्टा एक्स कौन है, पाथ डिफरेंस, फाई कौन है, फेज डिफरेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये बात भी पता होनी चाहिए कि अगर मैं कहता हूँ इंटेंसिटी, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी का मतलब होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटरफेरेंस में मुझे एक फॉर्मूला पता है, I1 बाई I2 इज इक्वल टू W1 बाई W2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियरली मैंने बोला ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में मत लगाना गलत हो जाएगा। इंटरफेरेंस के लिए मैंने बोला I1 बाई I2 इक्वल टू W1 बाई W2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए और बी मुझे क्या दिख रहे हैं, एम्पलीट्यूड। I1 I2 मुझे क्या दिख रहे हैं, इंटेंसिटी। ठीक है ना। W1 W2 क्या दिख रहे हैं, विड्थ। जो स्लिट्स हैं उनकी विड्थ को हम W1 W2 सिंबल दे रहे हैं। अगर मुझसे कोई पूछता है आई मैक्सिमम क्या होता है, तो मैं 2-3 बातें बोलता हूँ। पहला आर मैक्स का होल स्क्वायर, दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तीसरा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सही ना, सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। आई मिनिमम क्या होता है, आर मिनिमम का होल स्क्वायर, या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर मुझसे पूछता है कोई रिजल्टेंट मिनिमम कितना होता है, तो a माइनस बी। रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होता है, तो a प्लस। ठीक है ना। आई होप सबको क्लियर लगा। सारे फॉर्मूले सुनते जा रहे हो ना, कौन कौन से फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। ठीक, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, हमारे पास से ऐसे दो होल्स हैं, दो स्लिट्स हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, S1 है S2। तो क्या S1 से एक लाइट जा रही है पी पर और S2 से एक लाइट जा रही है पी पर। सही। तो जब ये वेव्स S1 और S2 से आने वाली मिक्स होती हैं, तो इनके मिक्सिंग से क्या होता है, कुछ पॉइंट पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आ जाती है क्या, है ना, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां लाइट आती ही नहीं या बहुत कम लाइट आती है, जिसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डार्क या मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वर्ड ध्यान रखना, डार्क, मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी यहाँ वॉल पे मुझे जेब्रा लाइन दिख रही है क्या, सही वर्ड यूज करा मैंने। वॉल पे मुझे क्या लग रही है, जेब्रा लाइन, ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ। ब्लैक का मतलब डार्क, व्हाइट का मतलब ब्राइट। सही बात है। जो जेब्रा लाइन दिख रही है, उन जेब्रा लाइन की एक विड्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, जिसकी डेरिवेशन तुम लोगों को याद करनी है, डी लैम्डा बाई डी, 3 मार्क्स के हिसाब से। इस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रिंज विड्थ। ध्यान देना वर्ड, लीनियर फ्रिंज विड्थ। वैसे एक थीटा भी होता है क्या, लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसका नाम क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ध्यान दिया। मैं चाहता हूं कि ये बात ध्यान रखना, थीटा हमेशा किस में लेना चाहिए, रेडियन में।
डिग्री में मत लेना, रेडियन लेना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक, कैपिटल डी का क्या मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड डबल स्लिट प्लेन। ठीक, स्मॉल डी का क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस। सोच लो आराम से। बीटा का क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ, जो जेब्रा लाइन दिख रही है उसकी विड्थ। सही, बुक में क्या उसको ऐसा शो करता है, देखा? तो इंटरफेरेंस में क्या खास बात होती है, सारी फ्रिंजेस सेम विड्थ की होती है, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे वो मिनिमा। एंड क्या खास बात होती है, सारी मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी सेम होती है। देखो ध्यान से, इंटरफेरेंस की खास बात है, सारे मैक्सिमा, अगर फर्स्ट मैक्सिमा की ब्राइटनेस 80%, सबकी ब्राइटनेस 80%। वर्ड ध्यान दिया, सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है, कम ज्यादा नहीं होती। इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और मिनिमा और मैक्सिमा सबकी विड्थ क्या होती है, इक्वल। विड्थ समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बीटा। सही है। अगर हम वाइड एसी को किसी मीडियम में डाल दें तो फिर फॉर्मूला याद रखना है, बीटा मीडियम का फॉर्मूला होता है बीटा एयर बाई बी। ठीक, वैसे थीटा मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा एयर बाई बी। पहले मैं ब्लू लाइट यूज कर रहा था, अब तुम करो नहीं रेड यूज करो, तो इसका मतलब तुमने क्या करा, वेवलेंथ बढ़ा दी। तो वेवलेंथ बढ़ाने से बीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ भाई। बीटा का फॉर्मूला क्या था, तो क्या ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? आएंगे। तो बीटा रेट ज्यादा है या कम है, सोच लो। सही, पानी में डालने से क्या इफेक्ट पड़ा बीटा पर, बताओ भाई। फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर्मूला लिखा सीधा, बीटा मीडियम इक्वल टू बीटा एयर बाई म्यू, डिवाइड कर रहे हो ना म्यू से, कम हो जाएगा। सही है। अब न्यूमेरिकल के लिए मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करता है। क्या 0 0 दिख रहा है, इट मींस आई वांट टू से दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, राइट? नाउ दिस इज 8th मैक्सिमा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या, बताओ भाई 8th मैक्सिमा कितना दूर है सेंट्रल मैक्सिमा से, तो सीधा 8 बीटा। ठीक है, 12th मैक्सिमा कितना दूर है, 12 बीटा। 3rd मैक्सिमा कितना दूर है, 3 बीटा सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक बात बोली। तो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, nth मैक्सिमा कितना दूर है सेंट्रल मैक्सिमा से, n बीटा। काम खत्म। याद रख पाओगे, न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। अब मान लो बाय चांस एग्जाम में मैक्सिमा की जगह उसने क्या बोल लिया, मिनिमा। बताओ भाई 8th मिनिमा कितना दूर है, तो 7.5 बीटा। इसका मतलब मिनिमा 0.5 कम पे होता है। 3rd मिनिमा कितना दूर है, 2.5 बीटा। 12th मिनिमा 11.5 बीटा। और कुछ आइडिया देना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 4th मैक्सिमास, मैंने पूछा व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 4th मैक्सिमास। इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ 4th मैक्सिमा ऊपर एंड 4th मैक्सिमा नीचे। सोच लो, सही बोला मैंने? तो 4 बीटा ऊपर एंड 4 बीटा नीचे। ठीक, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 3rd मिनिमास, 3rd मिनिमास मतलब 3rd मिनिमा ऊपर और 3rd मिनिमा नीचे, तो 2.5 बीटा एंड 2.5 बीटा। कोई दिक्कत, तो 5 बीटा हो जाएगा। जब भी कोई मुझसे बोलता है मैक्सिमा, तो मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं, डेल्टा एक्स पक्का क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, और फाई 2n-1 लैम्डा बाई 2 और 2n+1 लैम्डा बाई 2, जो तुमको अच्छा लगता है, मतलब ऑड लैम्डा बाई 2, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सॉरी गलत बोल दिया ना, 2n-1 लैम्डा। मैक्सिमम में डेल्टा एक्स एन लैम्डा और फाई 2 पाई एन, सॉरी 2 पाई एन। तो पेन गिरा और उससे दिमाग देखो कहाँ आया, फाई इज 2 पाई एन, राइट? अगर मिनिमा की बात करते हैं तो मिनिमा में डेल्टा एक्स क्या होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 एंड फाई इज 2n-1 पाई। ठीक है ना, ये मैंने करेक्ट कर दिया, राइट? मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स एन लैम्डा and phi should be 2 pi n, and for minima delta x is 2n-1 lambda by 2 and phi should be 2n-1
पाई। ये लॉजिकल लग रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप इंटरफेरेंस का थोड़ा आइडिया लग गया। इंटरफेरेंस एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, मालूम है सबको? तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको फॉलो करता है? एनर्जी कंजर्वेशन। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसको फॉलो करता है? चार्ज कंजर्वेशन। इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, डिवाइस का प्रिंसिपल पूछ लेगा या पूछ लेगा किस कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो मुझे लगता है ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस का मतलब हमने क्या पढ़ा? अगर दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं जो कोहेरेंट सोर्सेस से आती हैं, तो कहीं पर लाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर लाइट बहुत कम हो जाएगी। जहां ज्यादा होगी दैट इज ब्राइट और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां लाइट बहुत कम होगी दैट इज डार्क और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो सिंपल शब्दों में जो एनसीईआरटी की लाइन कहती है वो मैं समझाता हूँ। एनसीईआरटी की लाइन कहती है इंटरफेरेंस का मतलब लाइट प्लस लाइट में गिव डार्क। ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब दो लाइट मिलकर के क्या डार्क हो सकता है? अजीब बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। एक लाइट तुम डाल लो, एक लाइट मैं डाल रहा हूं और दो लाइट मिलकर के डार्क हो गया, थोड़ा अजीब बात है। इसका मतलब लाइट प्लस लाइट में गिव ब्राइट लाइट। ये तो कॉमन बात है या नहीं है कि लाइट प्लस लाइट वेरी ब्राइट लाइट। सही बात लिखी, तो इसमें कोई अजीब बात थोड़ी नहीं है। बट लाइट प्लस लाइट में गिव डार्क, ये ध्यान रखने वाली बात है। जरूरी बात है कि लाइट्स कहां से आनी चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। बाई चांस कभी इनकोहेरेंट सोर्स आ जाए, ध्यान दिया मैंने क्या वर्ड यूज करा? इनकोहेरेंट। तो अगर इनकोहेरेंट है तो इनकोहेरेंट में आई रिजल्टेंट क्या होता है? स्केलर्स। सही ना? कोहेरेंट में मैंने क्या बोला था? वेक्टर सम I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, तो कोहेरेंट में मैक्सिमम होता है 4I0 और मिनिमम होता है 0। कोहेरेंट में अगर I0 और I0 लाइट डालेंगे तो मैक्सिमम लाइट क्या हो जाएगी? ठीक है, मैं देखो ये बोलना चाह रहा हूँ, I0 और I0 को मिला दिया तो कहीं पर लाइट क्या हो जाएगी? 4I0 और कहीं पर लाइट क्या हो जाएगी? 0। तो क्या इंटेंसिटी का वेरिएशन आ रहा है? दैट इज इंटरफेरेंस, एंड फॉर इंटरफेरेंस वी नीड कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है ना? इनकोहेरेंट में मैंने बोला क्या होगा? एक I1 है और दूसरी I2 है, तो वहां मैक्सिमम मिनिमा नहीं बनती, बस रिजल्टेंट बनती I1 प्लस I2, दैट्स इट। मैंने वर्ड यूज करा मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता, सिर्फ I1 प्लस I2 जाता है, सिंपल स्केलर्स। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम किसकी? डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन सुनते हैं मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आती है CD में कलर दिखता है क्या? किसकी वजह से? डिफ्रैक्शन। तो ये एग्जांपल दिमाग में रहना चाहिए, कलर इन CD इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब मेरे दिमाग में क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प पॉइंट्स। जब लाइट शार्प पॉइंट पे फॉल होती है तो बेंड हो जाती है, उस बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। सही बात है। वैसे डिफ्रैक्शन की कंडीशन किसी को याद है? साइज ऑफ स्लिट इज इक्वल टू लैम्डा, है ना? इसका मतलब जो हम स्लिट यूज कर रहे हैं, पहचान पा रहे हो? ये ऑलमोस्ट लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो लैम्डा लाइट और लैम्डा साउंड में कोई रिलेशन है? लैम्डा साउंड बहुत बड़ा होता है ना? लैम्डा साउंड 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर ऐसा होता है। इसका मतलब साउंड में डिफ्रैक्शन आसान है या मुश्किल है? आसानी से हो जाता है, इजिली डिफ्रैक्ट। ध्यान दिया? लाइट में वेवलेंथ नैनोमीटर में चलती है क्या? तो इतना फाइन स्लिट बनाना आसान है या काफी मुश्किल काम है? इसका मतलब साउंड में आसानी से डिफ्रैक्शन होता है, बट लाइट में वेरी डिफिकल्ट होता है। बट आसानी से होगा या बहुत मुश्किल से होगा? होगा बट थोड़ा मुश्किल होगी मतलब। तो इस बात को समझाने के लिए मेरे दिमाग में बेस्ट एग्जांपल रहता है ऐसा, एक रूम है, इस रूम की हाइट कितनी है? 10 मीटर। ठीक, रूम में मैंने क्या कर दिया? एक पार्टीशन, कितने मीटर का? 7 मीटर का। तो क्या यहाँ पर एक होल है कितने मीटर का? 3 मीटर का। तो ये जो 3 मीटर है, क्या ये मुझे ए दिख रहा है? ठीक है, लेफ्ट में मैं खड़ा हूं,
राइट में तुम हो, ठीक। तो क्या हम लोग आपस में बात कर पाएंगे? बताओ भाई। साउंड बेंड होकर पहुंचेगा 1 से 2 पर? क्या एक दूसरे को देख पाएंगे? यस नो? देख नहीं पाएंगे, बात कर लेंगे। इसका मतलब इस एग्जांपल से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, साउंड में डिफ्रैक्शन आसानी से हो रहा है, बात कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे से। लाइट में डिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। ये एग्जांपल समझ में आया? एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये एक डिस्क है और यहाँ मैंने पीछे से लाइट डाल दी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लाइट है वो डिस्क के एज से बेंड हो जाए? ऐसा हो सकता है या नहीं? फाइन डिस्क है, मतलब बहुत थिन डिस्क है, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जो बेंड हुई, क्या मैं उसको डिफ्रैक्शन बोलूंगा? बताओ भाई। बेंडिंग इज डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लाइट बेंड हो रही है, क्या इसका मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या ये लाइट आपस में मिक्स हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस। तो दो बातें हुई हैं, डिस्क के एज से लाइट डिफ्रैक्ट हुई है और बाद में आपस में क्या हुई है? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? ऐसा स्क्रीन बन जाती है, बीच में ब्राइट स्पॉट, फिर क्या दिखेगा? डार्क, फिर क्या दिखेगा? ब्राइट, फिर क्या दिखेगा? डार्क। तो स्क्रीन पे हमें ब्राइट स्पॉट क्यों दिख रहा है? उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन, रेज आर डिफ्रैक्टेड ड्यू टू फाइन डिस्क। डिस्क के एज से क्या हुआ था? डिफ्रैक्शन। एंड दिस डिफ्रैक्टेड वेव सुपर इम्पोज एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव होगा। जहां कंस्ट्रक्टिव होगा वहां बहुत ब्राइट दिखाई पड़ेगा। मैंने इनका एचसी वर्मा का एक वीडियो देखा था, उन्होंने हेयर का दिखाया था डिफ्रैक्शन, यूट्यूब पे ढूंढना देखना। ये आफ्टर एग्जाम, अभी नहीं, अभी तो बस सुन लो मैंने क्या बोला, एग्जाम के बाद की बात है वो, मैंने शायद किसी को दिखाया भी हो वीडियो। तो आई होप सबको डिफ्रैक्शन वाली बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले देख ले। जब मैं डिफ्रैक्शन सुनता हूं तो मेरे दिमाग में एक पैटर्न आता है, माउंटेन जैसा, देखो ऐसा देखा सबको? तो इस माउंटेन के पैटर्न से मुझे क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, ये हमारा कौन है? फर्स्ट मिनिमा। ये कौन है? फर्स्ट मिनिमा, सही ना? तो जो फर्स्ट मिनिमा होती है उसकी विड्थ 2y है क्या? सही ना? तो मैंने लिखा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना है? 2y, जो सॉल्व करके क्या आएगा? 2d लैम्डा बाई a। तो क्या इसका प्रूफ लर्न करना चाहिए 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, सबको याद करना है। अगर मैं मैक्सिमा कह रहा हूँ डिफ्रैक्शन में, तो डेल्टा एक्स क्या होता है? 2n प्लस 1 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, या फाई क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई। और अगर मैं मिनिमा की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स एन लैम्डा एन फाई 2 पाई एन, 2 पाई एन, ठीक है। ये कंडीशंस याद करनी है, इनकी डेरिवेशन नहीं है। इन कंडीशन की डेरिवेशन किसकी है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एग्जाम में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछ सकता है। तो जो दो मेजर डिफरेंस मुझे समझ में आते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया होना चाहिए। क्या इंटरफेरेंस में मैंने ऐसा कुछ बनाया था? बनाया था? तो इस डायग्राम को देख के मुझे दो बातें समझ में आ रही है। इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फर्दर की कम होती जा रही है। दूसरा डिफरेंस, सेंट्रल मैक्स इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमा की विड्थ सेम है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ अदर मैक्सिमास की डबल है। वर्ड ध्यान देना, मतलब बाकी जितने भी मैक्सिमा है वो कौन है? बीटा, बट सेंट्रल मैक्सिमा कौन है? 2 बीटा। एटलीस्ट 2 डिफरेंस पता होना चाहिए। थर्ड डिफरेंस, इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स इक्वल टू एल लैम्डा कौन था? मैक्सिमा। डिफ्रैक्शन में डेल्टा एक्स इक्वल टू एल लैम्डा कौन है? मिनिमम। तो ये फर्स्ट डिफरेंस मानूंगा या थर्ड? थर्ड। फर्स्ट और सेकंड वही बोलना जो मैं बनाया है। और ये डायग्राम भी तो बनाओगे, ग्राफ भी तो बना दोगे, डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, मोस्ट ऑफली आएगा करके किसी न किसी सेट में। आई सबको क्लियर हो गया? अब न्यूमेरिकल्स के लिए देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। डिफ्रैक्शन, अगर मुझसे बोलते हो 10th मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में, ध्यान रखना, तो 10.5 बीटा, ठीक है। अगर तुम मुझसे बोलते हो 10th मिनिमा तो 10 बीटा।
ठीक है, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका। अगर तुम मुझसे बोलते हो कि बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताओ जो कभी ना फेल हो, तो उसका तरीका सुन लो। डेल्टा एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अगर तुम किसकी बात सोच रहे हो, मिनिमा की, सही। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, एन लैम्डा बाई ए, सही। देख लो ध्यान से, ये समझ में आया मैंने क्या बात बोला। इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ हम लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या मान लेता हूँ, और tan थीटा को y बाई कैपिटल डी। तो ये जो मैंने बाद वाला स्टेप करा, ये एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट स्टेप ये है। तो इसका अगर तुम मुझसे पूछोगे फंडामेंटली, तो मैं कहूँगा यही लगाना। अगर मैक्सिमा की बात सोच रहे हो तो क्या लिखूंगा, a साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई। तो फंडामेंटली मैंने इसको बोला भाई, ये वाले दोनों फॉर्मूले, ठीक है ना। जो 10.5 बीटा और 10 बीटा है, ये एग्जैक्ट है या अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट चलते हैं, ठीक है। मतलब कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। तो फंडामेंटली ये डेल्टा एक्स को क्या डाल दो, एन लैम्डा। अगर तुम क्या सॉल्व कर रहे हो, मिनिमम, और मैक्सिमा है तो 2n+1 लैम्डा बाई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बचा है, ईएम वेव्स बचा हुआ, राइट। वे ऑप्टिक्स में कुछ छूट तो नहीं रहा है, बट सोच लो। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग सुन लो ध्यान से, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना भाई। सब लोगों ने शायद हो सकता है देखा भी हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने बड़ा यूज करा है। ध्यान से देखना, एक डायग्राम ऐसा दिया है बुक में। एक ये हमारा कौन है, माउंटेन, जिसके अंदर ऐसे भी बने, देखा कभी किसी ने ऐसा डायग्राम, तो ध्यान सुन लेना, अगर आ गया तो फंस जाएंगे। एक सॉल्व एग्जांपल है, तो मैं कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ उसका। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, इस डायग्राम में 1 डिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 10 इन 10 मैक्सिमा ऑफ इंटरफेरेंस। समझना मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। इसके थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितना स्पेस एक कौन ले रहा है, डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा, उतना ही स्पेस इंटरफेरेंस के 10 मैक्सिमा ले रहे हैं। ये सॉल्व एग्जांपल है बुक का, जरूर देख लेना। डिफ्रैक्शन की विड्थ क्या होती है, 2d लैम्डा बाई ए, और इंटरफेरेंस की क्या होती है, d लैम्डा बाई डी। तो क्या d लैम्डा फालतू बात है, सोच लो आराम से। तो क्या स्मॉल d 5a आ गया, तो क्वेश्चन में स्मॉल d अगर गिवन है तो ये निकाल लेंगे। तो आसान क्वेश्चन है, बस फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता। तो क्या मैंने आइडिया दे दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चाहो तो देख लो तुम लोग, बुक में होगा ही। सॉल्व एग्जांपल है, यहाँ तक मुझे याद है।